हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट जिसका एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। आज इस सेशन में हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 है, उसमें जितने भी 15 सेट्स में साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लगभग 300 प्रश्न है साइंस के। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा साइंस के प्रश्नों को। इससे पहले मैंने एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बुक में इन 15 सेट्स में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनको अलग वीडियो में कवर कराया हुआ, और जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न हैं इन सभी 15 सेट्स में उनको एक अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा उनको तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है। इसमें से वीक एसिड कौन सा है? तो CH3COOH जो है यह वीक एसिड है यानी कि दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक इसमें से जो है मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, कार्नेटाइट जो है यह किसका अयस्क है? कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। किसका? यूरेनियम का। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम का यह अयस्क है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य पर विचार करिए और यहाँ से सही कथन चुनना है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, बिल्कुल सही है यह, ठीक है ना। गोल्ड और प्लैटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा, बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात, यानी कि बिलियन में विलियन की कुल मात्रा बटा मिश्रित विलय की कुल मात्रा का मतलब अनुपात का दिए तो बटा में हो गया, ये क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, यह विलियन की सांद्रता कहलाता है, विलियन की सांद्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में, जिसको कि वुड अल्कोहल या कास्ट अल्कोहल हिंदी में कहिए, कास्ट अल्कोहल कहा जाता है। तो कास्ट अल्कोहल कहा जाता है मेथेनॉल को। मेथेनॉल को मेथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला CH3OH होता है। अच्छा, एक अन अल्कोहल होता है, अन अल्कोहल, ठीक है ना, अन अल्कोहल, तो ये कहा जाता है किसको? एथिल अल्कोहल को, C2H5OH होता है, ठीक है ना। चलिए, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यह प्रक्रिया जो है यह परासरण है। कौन सी प्रक्रिया है? परासरण है। कौन सा इसमें से लवक जो है, प्लास्टिड जो है, ये फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है यह क्रोमोप्लास्ट है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये जड़ में पाया जाता है, यह रंगहीन लवक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का इसमें से भाग नहीं है, तो वाहिका जो है ये फ्लोएम का भाग नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा जल संवहन नाल तंत्र, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो यह कौन से संघ के जंतु हैं? तो फ्रेंड्स, यह हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा याद रखेंगे, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा। चलिए, अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है, इसीलिए कन्फ्यूज़न होगा। अगर डायरेक्ट हिंदी दे दिया गया रहता तो आप आसानी से बना लेते प्लेटलेट्स, लेकिन यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट दिया गया है। क्लियर ना? तो याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन हमने किया था? 62 नंबर, नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न था, 62 नंबर क्वेश्चन था हमारा, तो इसका थ्रोम्बोसाइट राइट आंसर होगा। 63 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो इसमें से संक्रामक रोग जो होगा आपका, इसमें से मलेरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। चलिए, भैंस की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है?
मेहसाना, सुरती, ये सब दोनों जो प्रजाति है यह कहाँ, गुजरात में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये सारे चारों हार्मोन जो है ये पौधे का हार्मोन है, पादप हार्मोन है। फ्लोरोजेंस फूलों के खिलाने में सहायक होता है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में होता है सहायक। और यहाँ पौधे की वृद्धि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज जो है डार्विन ने किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है, तो ध्रुव पर जी का मान जो होगा ये सर्वाधिक होगा। न्यूनतम जो होता है ये विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी को ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फोटोन कण की खोज जो है किसने किया था, फोटोन कण की खोज जो है ये आइंस्टीन ने किया था। किसने, आइंस्टीन ने। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्या बदलता नहीं है। तो आपको पता है कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। तो नियंत्रक छड़ के रूप में जो है ये आपका बोरोन या फिर कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ बोरोन दिया गया है, ठीक है ना, बोरोन दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए दिए गए विकल्प में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। सदिश राशि का उदाहरण इसमें से कार्य नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। एक ही किन दो भौतिक राशि की इकाई है, तो बल का और भार का, ठीक है ना, दोनों का होगा। W = mg होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ मास है और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो मास गुना त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का F = m × a होता है, मास गुना त्वरण होगा। तो दोनों का यूनिट समान होगा, ठीक है ना। चलिए एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की गति मापता है, वायु की गति। निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण दर्शाता है। तो आपको याद होगा कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए स्थितिज गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा और माइनस गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए बर्नौली का जो प्रमेय है किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये ऊर्जा का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ऊर्जा का। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। तो ये जो संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है ये हवा के दबाव के कारण। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो यह धनात्मक होना चाहिए आवर्धन आभासी और सीधी छवि के लिए, ठीक है ना। चलिए कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताइए। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, नहीं, यही जो है गलत है। बाकी परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, एक तत्व के, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह सही नहीं है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। पतली तार में तो इसको तन्यता कहा जाता है, और सबसे तन्य धातु सोना होता है। खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये विपरीत परासरण का इसमें से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि कौन सी क्षारीय विलयन इसमें से नहीं है। क्षारीय विलयन नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है इनमें से नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीला को लाल अम्ल करेगा, और इसमें से देखिए सिरका है अम्ल, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं आपको पता है, ये हाइड्रोजन होते हैं। अमोनिया का व्यापारिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो ये हैबर विधि के द्वारा। ध्यान रखेंगे सारे के सारे। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। माइको काइको, ऐसे याद रखिए, माइको काइको। तो माइको काइको कवक के अध्ययन से है, ठीक है ना। चलिए और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, तो ये जल हो जाएगा, ठीक है ना।
पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोलेनकाइमा के कारण। उसके बाद देखिए, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? पुरुष में पूछा गया है तो आपको पता है XY होता है, महिला में XX होता है, ठीक है ना। अमीबा में प्रजनन होता है। अमीबा अपना भोजन जो है ये कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, याद रखिएगा। और इसमें प्रजनन पूछा गया है तो ये आपका द्विखंडन द्वारा होता है। कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बिल्कुल रक्त है, हृदय है, धमनी है, बड़ी आंत नहीं है। बड़ी आंत जो है ये पाचन तंत्र का भाग है। कौन सा जो है इनमें से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये पौधा स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा, याद रखिए ना। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? कांवर झील बेगूसराय में है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है जैव विविधता का, ये पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा की मात्रा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ये घटती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, यही संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है इकोटोन, इकोटोन कहा जाता है। दिए गए विकल्प में कौन सा अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें से वेग और बल सदिश राशि है, चाल जो है ये अदिश राशि है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? अच्छा, बल की परिभाषा पूछा जाता है, तो बल की परिभाषा प्रथम नियम से और बल का व्यंजक दूसरा नियम से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, तापमान बढ़ने पर द्रव की सायनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ेगा तो द्रव की सायनता क्या होगी? घटेगी, ठीक है ना। द्रव की सायनता घटती है। और एक आदर्श तरल की सायनता कितनी होती है? तो 0 होती है, 0 होती है, याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और दृष्टि वैषम्यता, ठीक है ना, इसमें जो है बेलनाकार लेंस का, और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा की होती है और आयनन क्षमता अल्फा की होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है और दूसरी तरफ खोजकर्ता का नाम है। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो देखिए, ध्यान देंगे, गामा किरण की खोज जो है ये किया था पॉल विलार्ड ने। दृश्य किरण का न्यूटन ने और रक्त किरण का हर्शल ने। दीर्घ किरण का खोज जो है ये रोंगजन ने एक्स किरण का खोज किया था। दीर्घ किरण का खोज जो है ये मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने दीर्घ किरण का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये जल में 1483 मीटर पर सेकंड होती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि वायु की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल, तो 332 मीटर होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए ये समस्थानिक जो है ये सोडियम 24 है, ठीक है ना। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर में किया जाता है और फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है ये ल्यूकेमिया थेरेपी में किया जाता है। उसके बाद देखिए, एक अच्छे ईंधन का कौन सा गुण शामिल नहीं होता अच्छे ईंधन में? तो अच्छा ईंधन में क्या होता है? आसानी से उपलब्ध हो, उष्मीय मान उसका अधिक हो, जलने के पश्चात कोई भी हानिकारक प्रदूषक पदार्थ उत्पन्न न हो, प्रज्वलन ताप निम्न हो। तो यहाँ से देखिए, उसका उष्मीय मान निम्न नहीं, उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। काओलिन जो है ये किसका अयस्क है? काओलिन जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या, ये प्रश्न आपको बताना है फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इसका आंसर पहले। उसके बाद देखिएगा कि सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था, याद रखेंगे। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 जो होता है ये उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय होता है। कब किया था पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने? तो सोरेनसन ने 1909 में किया था। चलिए, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है ना। तो ये 3 राइट आंसर हो जाएगा मेनली। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गंजापन कवक से होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो है कौन सा जिम्मेदार है?
तो फ्रेंड्स ये आपका टीनिया कैपिटिस जो है जिम्मेदार होता है। चावल, गेहूं और गन्ना किस कुल के पौधे हैं? तो चावल, गेहूं, गन्ना जो है ये ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। उसके बाद देखिए बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बौने पौधे को, तो ये जिबरेलिन्स है, ठीक है ना, जिबरेलिन्स है। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन होता है। एथिलीन जो है ये फलों के पकाने में सहायक होता है। ये सारे के सारे पादप हार्मोन हैं। फ्लोरेजिन्स फूलों के खिलाने में सहायक होता है। एक ट्राउमैटिन है, ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन जो है ये कोशिका का जो है पादप कोशिका का घाव भरने में सहायक होता है। 87 नंबर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? द्वितीय, तो आपको यहाँ से देखते ही पता चल रहा होगा कि बकरी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये शाकाहारी है, ये द्वितीयक नहीं है, नहीं पूछा गया है। उसके बाद देखिए राइबोसोम के नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम का नामकरण जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए राइबोसोम का नामकरण जो है ये किया गया है किसके द्वारा? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, समसूत्री विभाजन में कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछा गया है, तो ये सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए कि इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। नहीं, समसूत्री की सबसे छोटी अवस्था जो होती है ना, सबसे छोटी अवस्था ये एनाफेज होती है, एनाफेज, ठीक है ना। और ये प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज, ये समसूत्री का सबसे बड़ा अवस्था है, सबसे बड़ा। तो ये उल्टा दिया गया है, तो कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिएगा पेप्सिन जो होता है ये पेट से स्रावित होता है, बाकी ट्रिप्सिन और लाइपेज ये अग्नाशय से स्रावित होते हैं, ठीक। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय के मांसपेशी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मायोकार्डियम। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और अक्सर एडुटेरिया के सेट में ये प्रश्न देखने को मिल जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिया गया यहाँ क्या लिखा गया? प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। पीएनएफ तकनीक संबंधित है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, यह संबंधित किससे है? तो शरीर के लचीलापन से, ठीक है ना, शरीर के लचीलापन से। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? अच्छा, पानी में घुलनशील विटामिन आपको याद रखना है, ये बी और सी है, मात्र दो ही विटामिन, बाकी सारे वसा में हैं। वसा में कीड़ा घुला, वसा में कीड़ा घुल गया, पानी में कीड़ा नहीं घुला, जब उसको वसा में डाला गया तो कीड़ा वसा में घुल गया। ये कहानी है, इसको इस तरह से ट्रिक से याद रखिएगा। तो ये वसा में घुलनशील है, विटामिन के, ई, डी, ए। विटामिन बी, सी पानी में घुलनशील है, यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, ये वसा में नहीं है, यानी कि पानी में है। चलो, उसके बाद देखिए मानव की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? अच्छा, वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 होती है, आपको पता है। और ये किस आधार पर? तो ये परिमाण और आकार के आधार पर जो है मानव शरीर की अस्थियां वर्गीकृत की जाती हैं। उसके बाद देखिए कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। यह ऊतक, इसका नाम है एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक इसका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, याद रखिएगा आप। ऑक्सिन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिन राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन जो होता है ये फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है। फ्लोरोजिन्स जो होता है ये फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन होता है, ठीक है ना। एक ट्राउमैटिन है, ट्राउमैटिन पौधे के घाव को भरने में सहायक हार्मोन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा सत्य है? अब चलिए यहाँ पर सत्य पूछा गया है किसके? प्रोकैरियोटिक। और एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, याद रखिए। ये तो प्रोकैरियोटिक पूछा गया है और एक यूकैरियोटिक होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रश्न कह रहा है ऑप्शन में कि इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नहीं, इसकी प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति नहीं, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो है ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है ना, म्यूकोपेप्टाइड की। तो ये गलत हो गया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? नहीं, इसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। इसमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होते, ये सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका नहीं, ये भी गलत है, अनुपस्थित नहीं होते हैं, ये गलत दिया गया, अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन के द्वारा होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है। टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण जो है मार्सिलिया और क्या हो जाएगा? फर्न हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए मार्सिलिया और फॉर्न दिया गया। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है बताइए, तो ये अग्नाशय से होता है, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसको सहजीविता कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, याद रखिएगा, और उसको सहजीविता कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। अलौह पूछा गया है, तो इसमें से अलौह जो हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यूरेनियम दिया गया है, मेनली यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा बने होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, ये मीथेन है, आपको पता है एल्केन ग्रुप का होता है, तो सिंगल एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, तो डबल बॉन्ड पूछा गया, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये एल्काइन होता है। तो यहाँ पर 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा बने होते हैं, तो ये एल्कीन है। चलिए उसके बाद देखिए सोना को घोला जा सकता है, तो एक्वा रेजिया में, और एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, पीतल जो होता है ये किसका मिश्रण है बताएंगे, तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। देखेंगे तांबा और जस्ता ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक जेटा बराबर होता है, इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। एक जेटा बराबर जो होता है ये होता है कितना, 10⁻21। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, अचानक वृद्धि जो है ना ये अत्यंत शुष्क मौसम का इंगित करता है, और अचानक गिरावट जो होता है ये तूफान का संकेत होता है। तो अचानक वृद्धि जो है ये अत्यंत शुष्क मौसम का होगा। चलिए निकट दृष्टि दोष, कल ही वाले सेशन में मैंने बताया था, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। इंद्रधनुष होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी नहीं सुमेलित, नहीं पूछा गया। गति विषयक नियम न्यूटन, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम आइंस्टीन, गलत है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो है ये स्नेल ने दिया था। किसने दिया था भाई, तो याद रखिएगा स्नेल ने, स्नेल ने, ठीक है ना, स्नेल ने। तो यही हो जाएगा, गलत पूछा गया, नहीं सुमेलित है, बाकी सुमेलित हैं। प्रकाश का तरंग हाइजेंस ने दिया था, याद रखेंगे है। देखिए पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, पारिस्थितिकी। तो फ्रेंड्स यह किसके बीच का है, तो राइट आंसर बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। जीव और वन का नहीं, मृदा जल का नहीं, जीव और वातावरण के बीच का है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्पोंजिला जो है यह किस संघ से संबंधित है, स्पोंजिला जो है यह किस संघ में आता है, तो यह आता है संघ पोरीफेरा में, संघ पोरीफेरा राइट आंसर हो जाएगा। एनेलिडा में जोंक वगैरह आते हैं, जोंक, जोंक आता है, केचुआ आता है, ये एनेलिडा में आते हैं, ठीक है ना। और ऑर्थोप्रोडा में क्या आता है, तो ऑर्थोप्रोडा में आता है केकड़ा, ठीक है ना, ये सब आता है केकड़ा। उसके बाद आपका घोंघा। चलिए लाइजोजोम क्या है, लाइजोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि पाचन करता है यह, तो यह पाचन केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू के उदाहरण कौन से। तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है अस्थि या उपास्थि और रक्त, ये तीनों जो हैं ये आपके संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए जीरोप्लेथेलमिया और रतौंदी ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है ना, याद होगा आपको। चलिए उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, जो कार्टिलेज है ना यह कनेक्टिंग टिश्यू है, अभी मैंने बताया था संयोजी ऊतक है, इसकी कोशिकाओं को कहा जाता है। तो इसकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण जो होता है यह सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है। चलिए बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। देखिए त्रिकोष्ठीय पूछा गया है, 4 कोष्ठीय मैं बता देता हूँ। 4 कक्षीय हृदय जो है ये पाया जाता है किसमें, स्तनधारी और पक्षियों में, यानी कि हमारे में जो हम लोग स्तनधारी हैं, और पक्षियों में 4 कक्षीय। मछली में, मत्स्य में 2 कक्षीय हृदय, और यहाँ 3 कक्षीय पूछा गया है जो कि उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
चलिए उसके बाद देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो ये एड्रेनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है ना, अधिवृक्क ग्रंथि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, मूत्र का पीलापन जो होता है ना, पीला रंग, ये यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम। सिंपल क्वेश्चन है। किसमें से जीन की कार्यात्मक इकाई पूछा गया, कौन सा जीन का, तो मैंने आपको कई बार ये भी बताया कि सिस्ट्रॉन जो होता है ना, ये जीन की कार्यात्मक इकाई है। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, तो जूल सेकंड होता है प्लांक नियतांक का मात्रक। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, अधिक ऊंची छलांग, इसका कारण क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसका कारण भी आपको पता होगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या है, अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी, 1/6। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है इसका, तो आपस में चिपक जाते हैं क्यों, तो इसलिए चिपक जाते हैं कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकाश के जो रंग है उसका तरंग दर सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है लाल का होता है, और सबसे कम जो होता है ये बैगनी का होता है। तो सबसे कम पूछा गया है ना, तो बैगनी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछता तो लाल होता। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, तो बैगनी का, क्योंकि इसका तरंग दर सबसे कम है इसीलिए विचलन ज़्यादा होगा। सबसे कम विचलन लाल का होगा क्योंकि इसका तरंग दर सबसे ज़्यादा है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है, तो जल में क्या मिलाया जाता है, तो जल में देखिए मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। देखिए निम्नलिखित में से मिलान करना है यहाँ पर, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये आपका बारूद हो जाएगा। पेनिसिलिन ये आपका एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक, यूरिया एक उर्वरक है, और मेलाथियान जो है ये कीटनाशी है। तो इसको अब आप लोग भाई मिला लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसमें से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये बोरॉन हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल कौन सा है, इनमें से कार्बनिक अम्ल पूछा गया है, तो ये एसेटिक अम्ल जो होगा ये कार्बनिक अम्ल है। ठीक है ना, एसेटिक एसिड जो कि सिरका में पाया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, हैबर विधि किस में प्रयोग किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए। इसमें किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो लौह चूर्ण का, यानी कि लोहे के चूर्ण का। चलिए कथन पर विचार करना है। 7A के तत्व इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, बताइएगा, सही दिया गया है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, नहीं ये क्लोरीन की होती है, ये गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो पहला गलत हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा गलत है। और यहाँ पर देखेंगे तीसरा, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये मैंने बताया था कि ये मृतपजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं। और कवक जो होता है ना, यह मृतजीवी का ही उदाहरण है। ठीक है ना, मृतपजीवी कवक, मशरूम जो होता है ये कवक ही है। चलो उसके बाद देखिए केंद्रिका में क्या पाया जाता है, केंद्रिका में सिंपल सा है, इसमें केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। तो यानी कि 1, 3 और 4 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग नहीं है, नहीं पूछा गया। मलेरिया प्रोटोजुआ, कालाजार प्रोटोजुआ, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजुआ से होता है। ठीक है, गलसुआ जो है ये वायरस से होता है, ये प्रोटोजुआ से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन होता है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है ऑक्सी में। कौन सा असत्य दिया गया है, तो इसमें से असत्य जो है कि श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न, यही जो है असत्य दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी पूछा गया। वैसे सबसे लंबी ग्रंथि लीवर है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसका नाम क्या है, तो यह थायराइड है। ठीक है ना, और मिश्रित ग्लैंड अगर पूछेगा तो ये अग्नाशय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो आपने पढ़ा है ये ग्रेना में होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। ये देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। बहुत सारे इसमें साइंस के ऐसे क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो छात्र बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से उनको पता भी होगा। 5 जगत जो वर्गीकरण है यह प्रस्तावित किया था R.H. विटेकर ने, R.H. विटेकर ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ R.H.
विटेकर ने किया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। कब? तो 1969 में प्रस्तावित किया था इन्होंने। 5 जगत वर्गीकरण, यानी कि 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना। और इसका आधार रखा था क्या? तो इसका आधार रखा था कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पौधे की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक बलयों की संख्या को गिनकर के किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए राइट आंसर इसका। तो ये जाइलम उत्तक का, जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का। निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पी पादप हैं? अपुष्पी यानी कि पुष्प होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्या है? तो यह टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत को उभयचर पूछेगा किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो जब भी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी हड्डी संबंधित रोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हड्डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरोसिस। चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या? तो Pu 242 और 94 इसका एटॉमिक नंबर है। पूछ रहा है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। तो 242 में से आपको सिंपली 94 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये 3 हो गया तो 13 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये हो गया तो 148। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरह से न्यूट्रॉन निकालते हैं। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? देखिए बॉयल्स का नियम पढ़ेंगे ना आप, तो इसमें लिखा गया कि स्थिर ताप पर, बॉयल्स का नियम ही स्टार्ट होता है कि स्थिर ताप पर, ठीक है ना, स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि जब निश्चित द्रव्यमान पर आयतन कम करेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उल्ट कम करेंगे तो बढ़ेगा। क्लियर ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। गैमेक्सिन, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्लोरीन की यौगिक हैं। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। या उत्कर्मणीय परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है? मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है और फिर रिटर्न नहीं आता है। ऐसा नहीं कि अब भौतिक परिवर्तन में रिटर्न आता है, जैसे पानी बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से पानी हो जाएगा, पानी वाष्प बन गया तो फिर से पानी बन के गिर जाएगा। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं उत्कर्मणीय। तो उत्कर्मणीय भौतिक होता है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना ये अनुत्कर्मणीय होता है, यानी कि फिर से उस फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो यही वाला गलत दिया गया, कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन ए ही असत्य है, बाकी सारे सही है। उष्मा में भी परिवर्तन होता है, ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, पदार्थ का आंतरिक संगठन भी बदल जाएगा। दूध से देखिए दही बन गया, नया उत्पाद होगा निर्माण, दूध था तो नया उत्पाद बन गया दही। चलिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। कैलामाइन जो है ये खनिज है, किसका रासायनिक सूत्र है? तो कैलामाइन एक खनिज है जो कि रासायनिक सूत्र इसका ZnCO3 होता है, ZnCO3। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो हाफ mv² होता है ना। देखिए वेग को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि वेग को 2v² यानी कि दुगुना किया गया है, तो यहाँ पर देखिए हाफ m 4v² हो जाएगा। ऐसा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे? तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सीधे जो पहले हाफ mv² फॉर्मूला था ना, जब इस तरह से कोई भी आप सॉल्व करेंगे मान रख करके, वैल्यू रख करके, तो आप प्रयास करिएगा उसमें से पहले फार्मूला को पुट आउट कर लें। तो यहाँ देखिए हाफ mv² मैंने निकाल लिया, हाफ mv² मैंने निकाल दिया, बचा कितना? तो 4। तो यानी कि ये 4 गुना है। सिंपल सा तरीका है, कभी गलत नहीं होगा आपका। H2SO4 का परमाणुकता एटॉमिसिटी कितना होगा? बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें काउंट कर लीजिए, वहीं एटॉमिसिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना? हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो 4 1 5 और 2 7, यही इसकी एटॉमिसिटी है 7। क्लियर? अब कोई भी एटॉमिसिटी पूछेगा, कोई भी परमाणुकता पूछेगा, अब बनाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग। अब देखिए पलायन वेग का मान आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा। लूसेंट में भौतिकी में आपने बड़ा बढ़िया से पढ़ा है पलायन वेग का मान। चलिए बताइएगा पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, तो अधिक होगा, ठीक है ना। और पलायन वेग का मान आप कमेंट करके बताइए। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सौर सेल जो है ये सोलर एनर्जी जो होता है ना उसको
किस में कनेक्ट कर दे कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। चलिए प्रतिध्वनि सुनाई देती, इको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगों के परावर्तन। चलिए उसके बाद देखिए, जब दो अस्थि आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको लिगामेंट स्नायु कहा जाता है। और अस्थि और मांसपेशी जुड़ता है उसको टेंडन कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? उपार्जित लक्षण वैसे होते हैं जो आपको जेनेटिक रूप से नहीं मिले होते हैं, आनुवांशिक रूप से प्रदान नहीं होते हैं, उसी को उपार्जित कहा जाता है। तो वजन का जो है, शरीर का वजन जो है ये घटना बढ़ना, ये उपार्जित लक्षण है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है यह जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। चलिए फसलों पर डीडीटी का छिड़काव जो है क्या प्रदूषित करता है? तो डीडीटी जब छीटेंगे तो एक तो मिट्टी का प्रदूषण हो जाएगा, फिर ये वायु भी प्रदूषित करता है और साथ साथ जल भी प्रदूषित होता है, तो तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे साल्मोनेला जो है ये टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफिस, ये कुष्ठ गलत दिया गया, तो यही जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्लाज्मोडियम, मलेरिया, बैसिलस, पेस्टिस, प्लेग, विब्रियो, कोलेरा, हैजा, ये सारे सही दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए अंडा देने वाला स्तनधारी, तो अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम याद रखेंगे। एक तो आपका प्लेटिपस है, प्लेटिपस, ठीक है ना, प्लेटिपस, और एक एक्डीना, ये अंडा देने वाला स्तनधारी हैं, ठीक है ना। चलिए दोनों नाम याद रखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये आपको भली भांति पता है, छोटी आंत में। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो ये छोटी आंत में होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना, छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो फ्रेंड्स यह जो होता है यह अर्धसूत्री विभाजन है, जिसको कि मियोसिस कहा जाता है। यह एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें संतति कोशिका में मूल कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या घट करके आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है और एक कोशिका को 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है उन्हें अर्धसूत्राणु कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनमें गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका प्रतिबिंब फ्रेंड्स कैसा होगा? तो याद रखेंगे इसका प्रतिबिंब जो होगा यह आभासी और सीधा होगा। तो यहाँ पर सीधा दिया गया है, ठीक है ना, और आभासी होगा, वास्तविक नहीं आभासी होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपको पता है भली भांति संवेग संरक्षण पर, तो यहाँ पर संवेग नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत अपघट्य के रूप में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वोल्टीय सेल में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा सहायता किसकी होती है? द्रव का गाढ़ापन जो होता है ना, यही सहायता का गुण होता है। सहायता जो होता है सबसे ज़्यादा इसमें शहद का होगा, फिर रुधिर का होगा, फिर जल का, फिर वायु का। तो शहद इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श तरल पदार्थ की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो ये 0 होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या, 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तीनों रूप में अधातु होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा, और द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन है, आपको पता है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसमें से देखिए प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है ना। टाइटेनियम नहीं है। यूरिया का सूत्र क्या है? तो यूरिया का सूत्र आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, क्या पढ़ा होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से आसानी से इसका आंसर टिक कर लेंगे। आपने पढ़ा है NH2CO NH2, यही पढ़ा है ना यूरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए NH2 2 बार है और देखिए CO है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन बनाई जाती है, नायलॉन जो है यह बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जी नहीं,
यही गलत दिया गया, क्योंकि आपको पता है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है ना, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। तो जब गमन ही नहीं करेगी तो फिर वहाँ पर चाल कैसे हो जाएगा इसका, तो ये गलत है। तो यही जो है गलत दिया गया। बाकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन ए होगा। चलिए, एक विद्युत जनरेटर जो है जनित्र जो है रूपांतरित करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर उल्टा करता है इसका। चलिए, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, फंडामेंटल यूनिट कौन सा इसमें से नहीं है, तो आपको याद होगा टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। कौन कौन से, तो जरा उंगली पर काउंट करेंगे। एक मीटर, फिर किलोग्राम, फिर तीसरा सेकंड, चौथा केल्विन, पांचवा कैंडेला, छठा एम्पियर और सातवां मोल। इसमें ओम नहीं है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तो मौजूद नहीं है, मौजूद इसमें जो है लोहा, निकेल, क्रोमियम होता है, जस्ता नहीं होता है, ठीक है ना, जिंक इस पर नहीं होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपको बताना। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। और एक ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो EEG पूछा गया है, तो EEG होता है ये किसके लिए होता है, तो ये मस्तिष्क के लिए होता है, और ECG जो होता है ये हृदय के लिए होता है, ठीक है ना, दोनों को ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, सिंपल सा क्वेश्चन है, p²/2m हो जाएगा। चलिए, बाकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, k = क्या होता है, ½ mv² होता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, गति का पहला समीकरण है क्या, तो सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि v = u + at जो है ये गति का पहला समीकरण है। v जो है यहाँ पर देखिएगा ये फाइनल वेलोसिटी है, और u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आरंभिक वेग और अंतिम वेग, फाइनल वेग, और a एक्सेलरेशन है, और t जो है ये समय है, ठीक है ना। a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो अब यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि वेग और समय के बीच में, ठीक है ना, वेग और समय के बीच में। चलिए, अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किससे बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये जनरेटर जनित्र हो जाएगा। जनित्र जो है आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर जो होता है उल्टा हो जाएगा, विद्युत मोटर जो है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर। यहाँ से देखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। कहाँ से सदैव निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से। कहाँ पर जो प्रवेश करती है, तो दक्षिणी ध्रुव में, और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई वापस उत्तरी ध्रुव पर लौट आती है। अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है ना, और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। चलिए, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत जो है, विद्युत फ्यूज, तो यह सिद्धांत पूछा गया है, तो उष्मीय प्रभाव होगा विद्युत का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, धनावेशित हिस्सा जो है ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कक्षा में चक्कर लगाता है। चलिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या असर होगा। अशुद्धि के कारण द्रव का जो क्वथनांक होगा ना ये बढ़ेगा, बढ़ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ठोस के लिए तो ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलीकरण है। आसवन जो है ये ठोस के लिए नहीं है, आसवन तरल अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो है एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ध्यान रखेंगे, पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम के बाद सोडियम होगा, ठीक है ना। तो अगर पोटेशियम ना दे ऑप्शन में सोडियम दे करके पूछे, ध्यान रखेंगे। मिलान करना है यहाँ पर, देखिए सूची 1 और सूची 2 से। भंजन जो होगा ये किसका होगा, तो भंजन पेट्रोल हो जाएगा। प्रगलन किसका होगा, तो प्रगलन तांबा हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण आपने पढ़ा है, हाइड्रोजनीकरण जो होगा ये वसा का, ठीक है ना। और वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन जो है रबर का वल्केनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो 2 3 4 1 इसका 2 3 4 1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। चलो, उसके बाद देखिए, चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी जो है ये दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? यह प्रश्न बड़ा ही बिहार में पूछा जाता है, जाइमेज के द्वारा, ठीक है ना, जाइमेज के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं? अब देखिए यहाँ से आगे जैव निम्नीकृत नहीं है, तो जैव निम्नीकृत पॉलीविनाइल जो होता है पीबीसी, ठीक है ना। चलिए, पीबीसी जो है जैव निम्नीकृत नहीं है, जैव अनिम्नीकृत हैं, जो जैसे मैंने बताया था आपको प्लास्टिक, शीशा, ठीक है ना, पीबीसी भी याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो मैंने आपको पादप हार्मोन कई भी बार बताया है, साइटोकाइनिन हो जाएगा, या कोशिका विभाजन में सहायक होता है, एथिलीन, फ्लोरोजिन्स, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, ये सारे पादप हार्मोन होते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, मनुष्य की मुख गुहा से निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाए? तो देखिए, मुख से पाचन प्रारंभ कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, भाई ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, ये डीपीटी है। डीपीटी यानी कि ये आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, ये आपका पर्टूसिस हो जाएगा। पर्टूसिस को अंग्रेजी में काली खांसी बोलते हैं, और ये टिटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा आपको? काली खांसी, देखिए पर्टूसिस, टिटेनस और डिप्थीरिया। तो ये डीपीटी का टीका है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है, और ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस हो जाए, ठीक है ना। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ये हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो ये 3 परिस्थितियां जो हैं किसी भी बीज के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन है। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। देखिए, क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है। तो क्विनैन मलेरिया के लिए औषधि है, याद रखेंगे। यह एक आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है, यानी कि एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी, जिसमें बीज ढके हुए होते हैं, और यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। देखिए, एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यह जाना जाता है किसको? तो याद रखेंगे, नियोपाइलिना को, ठीक है ना। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन जो है ये कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है, नील हरित शैवाल धान, ठीक है, राइबोजियम, लेगुमिनिसेरम, मटर, ये भी सही है। एजेटोबैक्टर, गेहूं नहीं, एजेटोबैक्टर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? एजेटोबैक्टर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, एजेटोबैक्टर गेहूं में सही है, ठीक है ना। एजोला मक्का नहीं, एजोला धान होगा, ठीक है ना। एजोला एक तैरती हुई फॉर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है, ठीक है ना, और सामान्यतः एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। तो यहाँ मक्का नहीं, धान होगा। तो ये वाला जो है सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये सही नहीं है। चलिए, एंजाइमों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही है। वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही है। चलो, उसके बाद देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती हैं। तो ये संख्याएं जो हैं ये रक्तदाब को दर्शाती हैं, क्रमशः नीले संकुचन और नीले विश्रांति को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का ये ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य नहीं है? तो देखिए, एक्टिनाइड्स रेडियो सक्रिय तत्व का समूह होता है, सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचयक धात्विक तत्व होता है, सही है। सीजियम, गैलियम, सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, ये गलत है। उत्कृष्ट धातु रजत, स्वर्ण, प्लैटिनम यानी कि सिल्वर, स्वर्ण, प्लैटिनम, रेडियम, ये सब होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, सी जो है यह सत्य नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च की तीक्ष्णता किसके कारण होती है? तो मिर्च की तीक्ष्णता जो होती है ना फ्रेंड्स, ये कैप्सेसिन के कारण होती है। कैप्सेसिन
सीन के कारण होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग होता है, गाजर का रंग नारंगी, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग, ठीक है ना, और एंथोसाइनिन के कारण जो है प्याज और सेब का रंग लाल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो C6H12O6 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के भी 6 हो जाएगा, कार्बन के भी 6 और हाइड्रोजन के 12। चलिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का खले संदियागा होता है। तो इस लवण का क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस लवण का जो है जल अपघटन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? ठीक है ना, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन सा है? तो फ्लोरीन होगा। चलिए, निम्न में से कौन जल गैस है? वाटर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है हाइड्रोजन गैस का, ये जल गैस कहलाता है, CO+H2। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो इनमें से सबसे उच्च गलनांक जो होगा ये बोरॉन का होगा। सोनार का उपयोग होता है, सोनार का उपयोग में जो होता है उसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है, ठीक है ना, सोनार। अगला प्रश्न हमारा कि सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले तो यहाँ तीनों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। त्वरण शून्य, वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा भी अधिकतम, यानी कि सारा का सारा इसमें से सही दिया गया, तो इनमें से सभी होगा। एक ही पदार्थ का अणु, देखिए एक ही पदार्थ का अणु, उनके बीच जो बल कार्य करता है उसको हम लोग ससंजक बल करते हैं, और अलग अलग पदार्थ के बीच जो होता है उसको असंजक बल कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ पूछा गया है तो ससंजक बल होगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति c, निर्वात में, ठीक है ना, और उस माध्यम प्रकाश की गति के बीच का संबंध क्या होगा? तो आपको पता है कि μ=c/v होता है, तो μ=c/v यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में। चलिए, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में किया जो कांच का प्रयोग किया जाता है, ये कांच कौन सा है? तो यह पायरेक्स कांच है, ठीक है ना, पायरेक्स कांच। देखिए, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, भौतिक परिवर्तन का। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो यह अफबाउ प्रिंसिपल पर आधारित होता है, तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कैलामाइन जो है अंग्रेजी में भी यहाँ लिखा गया है, निम्न में से किसका अयस्क है? कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है यह जिंक का अयस्क होता है, जस्ता का अयस्क है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो जो रासायनिक प्रकृति होती है ना किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की, वो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है जिसको कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उसी पर यह डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू पूछा गया है कि इसमें से नहीं पूछा गया है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था रक्त, अस्थि और उपास्थि। हड्डी को अस्थि भी कहा जाता है ना, आपको याद है, पता भी है, अस्थि और उपास्थि, यानी कि ब्लड, हड्डी और उपास्थि, ये जो है संयोजी ऊतक है। नहीं पूछा गया है तो त्वचा हो जाएगा। त्वचा जो है यह उपकला ऊतक का उदाहरण है, उपकला ऊतक का। देखिए, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है, इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं, तो ये हिपैरिन के कारण ऐसा होता है, हिपैरिन। अच्छा, यहाँ पर देखिए, फाइब्रिनोजन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? फाइब्रिनोजन एक प्रकार का प्रोटीन है, ध्यान रखेंगे, क्लियर ना। फाइब्रिनोजन एक प्रकार का प्रोटीन है, यह यकृत के द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, और यह रक्त प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि अघुलनशील फाइब्रिन का उत्पादन करके रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजी ऊतक का, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य घटक क्या है, तो संयोजी ऊतक का मुख्य घटक जो होता है ये कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। कोलेजन नामक प्रोटीन होता है, कोलेजन, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंग जो है आपको पता है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं, यानी कि कह दीजिए 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, इससे ज़्यादा की जो परास वाली ध्वनि तरंग होती है वही पराश्रव्य ध्वनि होती है, ठीक है ना। और इनका प्रयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ी के जो पार्ट पुर्जे हैं उनको साफ करने में,
संकेत भेजने में, उपयुक्त सभी होगा। देखिए थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो देखिए थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है और यह रक्त को प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में कि इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में जो होती है बाधा पड़ती है, जिसके कारण एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यह रक्त का जो है संबंधित बीमारी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रकाश तरंगे कि वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो ये चीज़ आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आपको पता है ना कि अगर आवृत्ति को छोड़ दें तो बाकी चीज़ परिवर्तित हो जाती है। तो जहाँ जहाँ आवृत्ति है वो तो आंसर होगा ही नहीं, यानी कि तरंग दर और वेग इसका राइट आंसर होगा। चलिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, सार्वभौमिक नियम है, देखिए किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देख लीजिए जी जो है ये आपका सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है ना। और दो वस्तु जो है, दो पिंड हैं, उनके क्या होगा द्रव्यमान के गुणनफल के, एक m1 है एक m2 है, अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका न्यूटन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व पूछा गया है। तो यूरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप भली भांति इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यूरिया का जो होता है ये आपका NH2, इस तरह से आपने पढ़ा होगा CONH2 होता है। तो इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यूरिया में लगभग जो है कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 46%। चलो उसके बाद देखिएगा कि वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। तो यह संकेत जो होता है यह तूफानी मौसम का होता है। किसका अचानक गिरावट, तूफानी मौसम का होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। सभी जीवों की रचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है ना, यह आपका इसमें से कोशिका होगी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेफ्रॉन जो है ये किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है, और न्यूरॉन जो होती है यह किसकी कार्यात्मक इकाई होती है, तो तंत्रिका तंत्र की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। किसको, ब्रायोफाइटा को, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं, तो ये प्रदीप्त कहलाती हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन, ये अच्छा क्वेश्चन है। पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण आता है। तो फ्रेंड्स यह उत्तक जो है जिसके कारण पौधे में लचीलापन आता है, ये कौन सा उत्तक है, तो यह कोलेनकाइमा है। यह यांत्रिक सहारा भी पौधों को प्रदान करता है, कोलेनकाइमा, ठीक है ना। चलिए डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं पाए जाते हैं, डीएनए में, डीएनए, ठीक है ना, इसमें जो है 4 पाए जाते हैं। चारों का नाम मैं बता देता हूँ आपको, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है ना, याद रखेंगे। एक एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, कोई और नाम दे देगा, तो ये चारों नाम याद रखेंगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। चलिए सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में। फिर कार्बन, फिर दूसरा जो होता है उसमें अगर बात करें हाइड्रोजन हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन हो जाए, सॉरी ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मकता प्रदर्शित करता है। वैद्युत धनात्मकता जो है सर्वाधिक जो इसमें से प्रदर्शित करता है वह आपका सीजियम हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, ठीक है ना। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाते चलना आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा पूछा है, तो सबसे ज़्यादा जो होगा इसमें ऑक्सीजन का। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युन्मय तार यानी कि रेड लाइव वायर, ठीक है ना, लाइव वायर है ये, और ब्लैक न्यूट्रल तार के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, लाइव बना लीजिएगा। विद्युन्मय तार है, लाइव तार है, तो ये 220 वोल्ट का होता है, ये आपको भी पता है। चलिए 61 के बाद 62 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का जो सही क्रम है वो आपको बताना है, यानी कि पीएच मान बढ़ते क्रम में यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा। नींबू का रस, फिर कॉफ़ी का, फिर रक्त का, और फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का।
उसके बाद देखिए यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी को पृथक किया जाता है, मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को, तो उन्हें सामान्य लवण में घोल में तनुकृत किए जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आरबीसी के व्यास में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं होगा। देखिए यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिएगा पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, जी नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है इसमें पित्त में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ही जो है सही नहीं है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। उसके बाद देखिए नई कोशिका का निर्माण होता है। तो नई कोशिका का अच्छा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नई कोशिका का निर्माण जो होता है ये पूर्व स्थित कोशिका से ही होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। अच्छा देखिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन और एक प्रोलैक्टिन है, ठीक ना, एक ऑक्सीटॉक्सिन है और एक प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोलैक्टिन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका प्रोलैक्टिन है ना, यह दूध संश्लेषण को बढ़ावा देता है। प्रोलैक्टिन दूध संश्लेषण को बढ़ावा देता है और ऑक्सीटोसिन दूध निष्कासन को उत्तेजित करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका जो है ऑक्सीटोसिन, यह पूछा गया है कि इसका स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो राइट आंसर इसका जो होगा यह आपका क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है ना। चलिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पर जीवाणु जो है ये प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, यूकैरियोटिक का नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हूँ, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए पानी की बूंदें किसके भांति प्रतीत होती है। पानी की बूंदें जो है ये किसके भांति प्रतीत होती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स यह अवतल लेंस की भांति, ठीक है ना। राइट आंसर इसका अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। तो ऑब्वियसली जब तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है यह साइनोकोबालामिन होता है, आपको भली भांति पता भी है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए अल्फा में धनात्मक होता है, बीटा में ऋणात्मक होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, एक्सरे और गामा रे में। तो पूछा गया ऋणात्मक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीटा, ठीक है ना। चलिए क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके मुक्त करते हैं, तो ये आपका उभयचयन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, क्षारक पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। स्थितिज ऊर्जा यह क्रियाशील ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा जो है इनमें से सबसे पहले जान लीजिए कि पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, सारे के सारे असत्य है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, गलत। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना, चूंकि यह संचित ऊर्जा है, यह कार्यशील ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। और ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ऊंचाई के साथ जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से सभी असत्य दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। शुष्क सेल का एनोड पूछा गया है। तो एनोड जो होता है यह बना होता है कार्बन का, ठीक है ना, और कैथोड जो बना होता है यह जस्ता का बना होता है, ठीक है। चलिए क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है क्लोरीन के अणु के बीच। तो क्लोरीन के अणु के बीच में होता है एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ एटॉमिक इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा, 2 8 10 हो गया और 7 17, यानी कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा, तो एकल सहसंयोजक बंध होगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो यह परिघटना जो है, यह परिघटना कौन सी है। तो यह परावर्तन और व्यतिकरण है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है। तो ये ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। लघु रेडियो तरंग यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। लघु और दीर्घ दोनों याद रखिएगा। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था,
लघु रेडियो तरंग की खोज जो है यह किसने किया था, तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज, रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल ने किया था। है कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। यहाँ पर देखिए मनुष्य की पेशियों का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है मायोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैमोलॉजी है, अंग्रेजी में भी इस साइड लिखा गया है। मैमोलॉजी क्या है, तो स्तनधारी प्राणियों के अध्ययन को स्तनिकी, हिंदी में इसको इस तरह से स्तनिकी या फिर इसको हम लोग मैमोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन है और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा ईस्ट जो है किण्वन सही दिया गया है, कैसिन दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा आवृतबीजी सही है, घटपर्णी दिया गया है परजीवी आवृतबीजी, ये गलत दिया गया है। देखिए घटपर्णी जो है यह एक कीटभक्षी पौधा है। किस प्रकार का पौधा है, तो घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है और हरे रंग के होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है ना, तो दोनों है, एक तो कीटभक्षी भी है और हरा रंग के कारण यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और देखिए घटपर्णी में जो होता है ना, घड़े के जैसा आकार होता है। घटपर्णी पौधे का जो घड़ा का आकार होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि वह संशोधन जो है यह किस भाग का संशोधन है, जो घड़ा वाला भाग है, तो यह पत्तियों का संशोधन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो ये कभी भी बदलती नहीं है। गुणसूत्र की संख्या जो है यह, और मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी में मैं बता रहा हूँ, वैसे 46 आप ध्यान रखेंगे, यह हमेशा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा एक तो राइबोजियम आपको, राइजोबियम आपको याद होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ राइजोबियम। राइजोबियम आपको ऑलरेडी याद होगा कि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। उसके बाद देखिए क्लोस्ट्रिडियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है ना, क्लोस्ट्रिडियम ये भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नोस्टॉक भी करता है, एनाबिना भी करता है, एजेटोबैक्टर भी करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में माइकोराइजा दिया गया। माइकोराइजा जो है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा हरे पौधे और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ट्रिप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन, यह ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है ना, और यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्न के अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, सर्च कर लीजिए यूट्यूब में जा करके बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्र 2023, आपको सारे वीडियोस हमारे मिल जाएंगे, ज़रूर देख लीजिएगा। कम समय में बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि कोलीकैल्सिफेरॉल और एक अर्गोकैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है ना, तो देखिए कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है किसको, D3 को। ठीक है ना, विटामिन D3 को, और अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है विटामिन D2 को। यहाँ पर देखिए विटामिन B7 दिया गया है। विटामिन B7 जो होता है यह बायोटीन है। चलिए उसके बाद देखिए रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को जो रोग विज्ञान है उस भाषा में हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का यह रक्त कैंसर है ल्यूकेमिया। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब जो होता है उत्सर्जित होते हैं। ठीक है ना, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हार्मोन है, दूसरी तरफ कार्य दिए गए हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही दिया गया है। मेलाटोनिन
निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध निःसरण, सही दिया गया है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत दिया गया है। देखिए गैस्ट्रिन जो होता है ना, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है और यह गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है ना। और देखिए इसका अगर हम बात करें प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो ये स्टोमक से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करता है यह, ठीक है, और प्रोड्यूस होता है स्टोमक से यानी कि पेट से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व यानी कि भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान दिए गए में मदद करता है। तो तना जो होता है ना, यह भोजन के भंडारण में, पौधे के आकार देने में, फूलों एवं फलों को सहारा देने में, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। तो देखिए अधिकांश ऑक्सीजन जो होता है ना, ये समुद्र से आते हैं, ठीक है, और इसमें शैवालों से सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइक्लोरो, अब देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन यानी कि डीडीटी, क्या है डीडीटी? तो यह कीटनाशक है और यह एक प्रकार का किस प्रकार का प्रदूषक होता है? तो डीडीटी जो होता है ना, ध्यान रखेंगे, डीडीटी जो होता है यह अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अनुभार के बढ़ते अनुक्रम में, ठीक है ना, बढ़ते यानी कि कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो सबसे पहले तो आपका मीथेन हो जाएगा, ठीक है। मीथेन के बाद क्या हो जाएगा? मीथेन के बाद एथेन हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है CN, एल्केन का CnH2n+2 होता है। यानी कि यहाँ देखिए कार्बन एक है तो यहाँ N एक है, यानी तो यहाँ भी N1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, +2 4 हो जाएगा। अब अगर यहाँ हमने N2 रखा है तो यहाँ भी हमें 2 रखना होगा। तो देखिए 2 दूना 4 +2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 +8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 +2 10 हो जाएगा। इस तरह से तो ये देखिए ये मीथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो देखिए हैलोजन है सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, और इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। और आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता भी फ्लोरीन का ही होता है। ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों को गर्म करने से असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे वनस्पति घी कहा जाता है। तो यानी कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। अगला प्रश्न के नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व अवरोही क्रम में सही अनुक्रम में कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए अवरोही यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा सोना का हो जाएगा 19.3, उसके बाद हो जाएगा पारा का 13.6, उसके बाद इस्पात का होगा लगभग 7.8, 7.75 कहीं कहीं लिखा रहेगा, लेकिन 7.8 आपको मान करके चलना है। तो ये वाला क्रम आपका राइट दिया गया है। चलिए 17 नंबर प्रश्न करेंगे कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवर्धक कांच में जो है किस प्रकार के लेंस पूछा गया है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ताप बढ़ने पर द्रव की सायनता क्या होती है? तो देखिए सायनता जो होता है किसी भी पदार्थ का गाढ़ापन होता है। एक आदर्श तरल की सायनता कितनी होनी चाहिए? तो 0 होती है, ठीक है, और ताप बढ़ने पर सायनता घटती है द्रव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों की अगर हम बात करें तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है, तो वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यही जो है गलत दिया गया है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार से वे विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले बाहरी अंतरिक्ष कण हैं जिनमें मुख्य रूप से प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं पूछा गया है। चलिए निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक तरंग लंबाई जो है इसमें से किसकी होती है? तो फ्रेंड्स ये रेडियो तरंग की होती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। रेडियो तरंग, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बदलती नहीं है,
तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा आवृत्ति नहीं बदलती है। बाकी तरंग दैर्घ्य चाल ये सारे परिवर्तित होते हैं, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने से अधिक रोशनी मिलेगी, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपको भी पता होगा कि अगर हम इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ज़्यादा रोशनी प्राप्त होगी, तो यानी कि दो में अधिक होगी, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों तो यहाँ ऑप्शन में देखिए दो वाले कंडीशन में अधिक होगी। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा है और विभवांतर है और विद्युत शक्ति का मान पूछा गया, तो आपको याद होगा P इक्वल टू वी आई होता है, ये जो विभवांतर और धारा का रिलेशन है पावर के साथ। तो अगर इसको दोगुना किया जाएगा तो ये ऑब्वियसली 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, नहीं पूछा गया है। तो चूंकि थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम का होता है, लेड और हीलियम का नहीं होता है। तो आसान प्रश्न है, इनमें से किसने लेज़र का आविष्कार किया था, तो थियोडोर एच मेमन ने। आपने TH मेमन पढ़ा होगा, TH मेमन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब, तो 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में। एस चंद्रशेखर को भी दिया गया है 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में, और CV रमन को भी दिया गया है 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में। जगदीश चंद्र बोस को नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है यह अवस्थित कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह पुणे में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दिखाती है, तो फ्रेंड्स यह क्या है, यह पिक्नोक्लाइन है, पिक्नोक्लाइन, ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण का युग्म है, कण प्रतिकण का युग्म है। तो आपको पता है ना कि पॉजिट्रॉन जो होता है यह पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दिया गया है, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है क्रमशः 18 और 20। इसका द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, तो 18 + 20 आप कर दीजिए तो 38 इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। आलू किस कुल से संबंधित है, आलू, टमाटर, बैगन ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आसवन जो है ये द्रव अशुद्धिकरण से संबंधित है, ठोस से नहीं है, आसवन होगा इसका राइट आंसर। बाकी ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण ये ठोस अशुद्धि से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। पूछा गया इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। सांद्र घोल से तनु घोल की ओर नहीं जाता है, ये भी दूसरा भी गलत दिया गया है। तो न तो एक होगा और न ही 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो इसमें से अगर बात करें तो हीरा जो है यह मूल तत्व है। किससे इसे इनमें से जो है पूछा गया है कि अनबुझा चूना किसको कहा जाता है, तो अनबुझा चूना कहा जाता है CaO को, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी। देखिए जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में जब कमी आएगी तो ऑटोमेटिक जो है आपका श्वास की गति बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर बढ़ जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा जनन ग्रंथि, इसमें से कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि आपका वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन और अधिवृक्क कार्टिसोल, तो इसको मिला लीजिएगा अब आप लोग, आसान है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा ATP में कहाँ पर बदलती है, तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। टाइफाइड और कोलरा रोग होता है, तो टाइफाइड और कोलरा जो है जीवाणु से होता है। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह लाया जाता है मीथेन के, मीथेन CH4, ठीक है ना। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं, तो ये उपापचय के हैं, उपापचय के, ठीक है ना, उपापचय के। देखिए किसी द्रव में किसी पिंड का तैरने या डूबना निर्भर करता है, ध्यान से सुनिएगा। तो यह निर्भर करता है किस पर, तो यह निर्भर जो करता है फ्रेंड्स, यह करता है पिंड के और द्रव के घनत्व में अंतर। ध्यान से सुनिए, यदि निकाय का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक होगा, निकाय का घनत्व, ठीक है ना,
तरल के घनत्व से अधिक होगा तो निकाय क्या है, डूब जाएगा, अगर निकाय का घनत्व अधिक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, यदि किसी निकाय का घनत्व तरल से कम है तो वह उसके ऊपर तैरता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें से सदिश राशि आपसे पूछा गया है कि कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पर देखिए रेखीय विस्थापन, कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता, 1, 2 और यहाँ पर 4 बना लीजिए, ठीक है ना। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। तो इसमें से एक्स किरण हो जाएगा। एक्स किरण रोंगजन ने खोज किया था इसके। एक तार में बहती धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा। आपने पढ़ा होगा P = V × I होता है। कह रहा है कि विद्युत धारा का भी मान डबल और विभवांतर का भी मान डबल, तो ऑब्वियसली 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ डबल करिए तो ये 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिरोध के संदर्भ में देखिए, प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के विरोध के अनुपाती होता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और क्या होता है, प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया। तो पहला और दूसरा सही हो गया। तीसरा जरा गौर फरमाइए, प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, प्रतिरोधकता बढ़ता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, इसीलिए प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्लियर। तो प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे तापमान बढ़ेगा प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और जब प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इसलिए ये भी सही दिया गया है। तो तीनों के तीनों यहाँ से सही दिए गए, 1, 2 और 3। चलो उसके बाद देखिएगा, किसी पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो और क्या, ऑक्सीजन में, एक तो हो गया ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, ठीक है ना। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, H+ आयन, बताइए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमाशय रस, ठीक है ना। अमाशय रस इसमें से उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। चलिए निम्नलिखित में से आपका कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है। अधातु पूछा गया, नॉन मेटल, तो ये बोरॉन है, बोरॉन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है। तो लोहा होता है, लोहा संक्षारित होता है, इनकी लोहा पर जंग लगता है और जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, जिसको कि हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसको यसद लेपन कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के बारे में कौन सा सही है। आयनिक यौगिक के बारे में इसमें से सही जो है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। चलिए, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, गैंग कहा जाता है अशुद्ध पदार्थ को। कौन इसमें से बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीव हैं। तो मल्टी सेलुलर इसमें से जो होगा वो आपका कवक हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। बहुकोशिकीय कवक है और बाकी यहाँ पर जो दिए गए हैं ये एक कोशिकीय हैं। चलिए सूची 1 को मिलान करना है, एक तरफ ग्रंथि है और सूची 2 में हार्मोन है। अग्नाशय से आपका ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना, इंसुलिन भी स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से आपका क्या हो जाएगा, आपका अब2 उत्तेजक हार्मोन हो जाएगा, क्लियर ना। उसके बाद अधिवृक्क, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कार्टिसोल, और वृक्क से विटामिन डी हो जाएगा। चलिए मिला लीजिएगा इसको अब आप लोग। अगला प्रश्न कर लेंगे अब, यहाँ से है। चलिए 87 के बाद आपका 89 हम लोग किया था ना। हाँ ये 89 नंबर 90 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 90 नंबर था, 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग हैं। तो अवशोषक अंग पूछा गया तो जड़ और पत्ती होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर सब होता है ना, मूलांकुर नहीं होता। मूलांकुर बीजपत्र और बीजांड, यहाँ में लिखता हूँ मूलांकुर, बीजपत्र और बीजांड, ये किसके भाग होते हैं, तो ये बीज के भाग होते हैं। मूलांकुर, बीजपत्र और बीजांड ये बीज के 3 भाग होते हैं, तो ये बीज का भाग है, यह पुष्प का नहीं है। कौन सी पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण ऑब्वियसली होगा, श्वसन भी होगा और खनिजों का अवशोषण सभी हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है, तो यह मुख्यतः फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रदूषण के कारण होता है, धुआं वगैरह से। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? श्वसन क्रिया में बोमन संपुट नहीं लेगा, क्योंकि बोमन संपुट जो है यह उत्सर्जन प्रणाली का एक अंग है, ठीक है ना, उत्सर्जन प्रणाली का अंग है। और यह स्तनधारी की गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन जो होती है उसमें एक कप जैसी संरचना होती है। तो यह जो है यह श्वसन क्रिया से नहीं, उत्सर्जन से संबंधित है बोमन संपुट। देखिए ये आखिरी सेट है, सेट नंबर 15, और सेट नंबर 15 में साइंस के प्रश्न जो हैं ये पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कौन सा कोशिकांग जो है जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है बट पादप कोशिकाओं में उपस्थित यानी कि मौजूद होता है? तो देखिए पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और ये तीनों जो है कोशिकांग ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए जो मैग्नीशियम एलो जो है ना मिश्र धातु, इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। और सबसे पूछा गया है कि सर्वाधिक मात्रा में, तो इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग जो होता है मेटल मिरर्स में किया जाता है, एरोप्लेन में किया जाता है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? नहीं पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये साइनाइड हो जाएगा। साइनाइड जो होता है इसको साइनो समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। चौथा प्रश्न है, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है? जो केमिकल बॉन्ड है दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से शेयरिंग से, उसको सहसंयोजक बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंध कहा जाता है। देखिए जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर के संचारित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित यानी कि ट्रांसमिटेड होती है? तो ये केवल ऊर्जा जो है ये ट्रांसमिटेड होती है। और आपको याद होगा कि जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम ये तीनों जो हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ठीक है ना। और इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है समान नहीं होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या समान होती है। तो प्रश्न पूछा गया कि कितने कथन असत्य हैं? तो केवल एक कथन जो है यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि गैसों के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए लगभग हम लोग 300 साइंस के प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर इस लास्ट सेट को हम कवर कर लेते हैं तो पूरा 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 घंटे का समय लगा है फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटे का समय लगा इस सेशन को बनाने में। सो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए गैसों के प्रसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए ही सही नहीं है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये गलत है। ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती होती है। तो यही वाला जो है गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है। क्योंकि काम क्यों नहीं कर सकता है? तो क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है, इसीलिए, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से खाली स्थान दिया गया है। तो ये क्या होता है? तो ये बढ़ती है, ध्यान रखेंगे ये बढ़ती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण दो समान कोणों में यहाँ पर दिया गया विभाजित करता है। कौन इनको विभाजित करता है? तो ये अभिलंब रेखा है। कौन है? अभिलंब रेखा है।
गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के कितना होती है? तो फोकस दूरी के ये कितना होती है? वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो दोगुनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के कुल कितना प्रतिशत का प्रकाश संश्लेषण के कुल डैश का केवल 1% ही सभी हरे पौधे के द्वारा अवशोषित होता है। तो ये सौर विकिरण का प्रकाश संश्लेषण के कुल सौर विकिरण का प्रकाश संश्लेषण में यहाँ में होना चाहिए, कुल सौर विकिरण का केवल 1% ही हरे पौधे के द्वारा अवशोषित होता है। देखिए उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण तेजी से विघटित होते हैं, सही है। मानवीय प्रक्रिया के द्वारा उनका पुनर्उपयोग हो सकता है या उनको रिसाइकल किया जा सकता है। देखिए बायोडिग्रेडेबल जो है ना, यहाँ पर पूछा गया है इसमें से, तो ऑप्शन इसका बी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ये वोल्ट एम्पियर है। वोल्ट एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए खाली स्थान दिया गया है, 2 खाली स्थान है, डैश और डैश का श्रवण करता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में मिश्रित ग्रंथि है यह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए जो है यह ट्रिप्सिन और लाइपेज का श्रवण करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा और खमीर जो होते हैं किसके द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है? तो हाइड्रा और खमीर मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडक्टर का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर देखिए बुक में तो ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही शब्द होता है, तो मेरे हिसाब से तो ये तो सही दिया गया है। चालक के प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, चालक के प्रतिरोध उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। ये भी सही है, धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ता है और चालक का अर्धचालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। मेरे हिसाब से चारों स्टेटमेंट इसमें से सही दिया गया है। एक बार अपना राय आप लोग बताइए, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो कमेंट करके आप लोग सुधार दीजिए उसको। चलिए उसके बाद देखिए बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो खाली स्थान दिया गया कि अनुपस्थित में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है? तो देखिए अगर बात करें तो यह प्रोटीन की चतुर्भुज संरचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन ही है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये मुख से शुरू होती है और सबसे ज़्यादा पाचन होता है, अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। तो पूरा 300 प्रश्न कंप्लीट हो गया। सभी 15 सेट के सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे।